हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार से मैं आपके लिए ये पेपर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं और वीडियो के लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, क्योंकि आपके पेपर में ट्रू फॉल्स भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी 2 तारीख को मैराथन आने वाली है, आप उसको देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ARPANET का पहला सफल संदेश कब और कहां भेजा गया। जो ARPANET है, ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का पहला सफल संदेश कब और कहां भेजा गया। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1969 में UCLA से SRI तक भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ARPANET को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों। जो ARPANET है इसको आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों समाप्त किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1990 में समाप्त किया गया, क्योंकि यह TCP/IP प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। जो आपका ARPANET है ये किस में स्थानांतरित हो गया, ये TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। और ये कब हुआ, 1990 में। तो ARPANET को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया, तो 1990 में। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो डोमेन नेम सिस्टम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है आईपी एड्रेस बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। ऑप्शन बी है डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी है केवल सेंड उपयोग एंड ऑप्शन डी है सर्वर के क्लाइंट तक डेटा एन्क्रिप्शन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। जो डीएनएस का काम होता है उसका कार्य होता है आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है आखिर उसका उपयोग इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। डेटा साझा करने में सुधार, नेटवर्किंग का आधार तैयार करना, ARPANET का प्रारंभिक उपयोग एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष www का पहला संस्करण विकसित किया। इसकी फुल फॉर्म होती है www की वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। पूछा गया है कि पहला संस्करण कब विकसित हुआ था, तो इनका पहला संस्करण सन 1989 में विकसित किया गया था। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब एंड इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, HTTP और HTML दोनों को किसने विकसित किया। जो HTTP है और HTML है इन दोनों को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए विंडसर्फ, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रॉबर्ट मेटाकॉफ एंड ऑप्शन डी है मार्क एंडरसन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स-ली। जो HTTP HTML और www को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पहला व्यावसायिक डोमेन नेम क्या था और यह कब पंजीकृत किया गया। जो पहला व्यावसायिक डोमेन नेम था वह क्या था और यह कब पंजीकृत किया गया। ऑप्शन ए है symbolics.com 15 मार्च 1985। ऑप्शन बी है microsoft.com 20 नवंबर 1986। ऑप्शन सी है google.com 4 सितंबर 1998 एंड ऑप्शन डी है yahoo.com 18 जनवरी 1995। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए symbolics.com 15 मार्च 1985। पूछा गया था पहला व्यावसायिक डोमेन
नेम क्या था? तो पहला व्यावसायिक डोमेन नेम का नाम था symbolics.com और यह कब पंजीकृत हुआ था? तो यह 15 मार्च 1985 को पंजीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है IPv4 को किस IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो IPv4 होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसको विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन ए सीमित आईपी एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा सुरक्षा के लिए, केवल मिलिट्री उपयोग के लिए, या डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मीन डेटा ट्रांसफर को तेज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमित आईपी एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए IPv4 की आवश्यकता पड़ी। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था और इसे कब जारी किया गया? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था ये कौन सा था और इसे कब जारी किया गया? ऑप्शन ए है मोजेक 1993, नेटस्केप 1995, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1996 या क्रोम 2008। तो पूछा गया है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था और इसे किस वर्ष जारी किया गया? तो पहला वेब ब्राउजर था आपका मोजेक, जिसे सन 1993 में विकसित किया गया था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक, जिसे 1993 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ICANN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? जो ICANN है आखिर इसकी स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई थी? 1998 में डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के प्रबंधन के लिए, 1990 अर्पानेट के संचालन के लिए, 2000 साइबर सुरक्षा के लिए, या 2005 वेबसाइटों की निगरानी के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के प्रबंधन के लिए हुई थी। ICANN का फुल फॉर्म इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? जो इंटरनेट है उसको आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? 1990 में, 1991, 1995 या 1983। तो इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए सन 1995 में लागू कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है नेट न्यूलिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नेट न्यूलिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना, ऑप्शन बी है केवल मुक्त डेटा प्रदान करना, ऑप्शन सी है ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी डेटा सुरक्षित करना। पूछा गया है जो नेट न्यूट्रलिटी है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका यहाँ पर, सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पहला सर्च इंजन आर्ची किस वर्ष विकसित हुआ? जो पहला सर्च इंजन आर्ची था, आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन आर्ची था। जो अब वर्तमान में जैसे गूगल चल रहा है, गूगल सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है गूगल का, लेकिन जो पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन आर्ची था। और इसे कब विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया गया था सन 1990। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। आर्ची को कब विकसित किया गया? 1990 में। आर्ची क्या है? तो आर्ची एक पहला सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था? जो SMTP है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए है ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर करने के लिए, ब्राउजिंग लोडिंग के लिए, एंड वेब ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईमेल भेजने के लिए। यदि आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद है तो आप इसका आंसर सही लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें सिंपल मेल मीन्स मेल के लिए प्रयोग हो रहा है, तो आंसर होगा मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? SMTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है W3। W3 का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का मतलब हो गया कंजोर्टियम। जो W हो गया
W3 मतलब 3 बार W और 3, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगी कि W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम का गठन किस उद्देश्य से हुआ था। जो W3C है आखिर उसका गठन किस उद्देश्य से हुआ था। ऑप्शन ए है वेब मानकों को विकसित करने के लिए, DNS को सुरक्षित करने के लिए, अर्पानेट को मैनेज करने के लिए, या TCP IP को मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब मानकों को विकसित करने के लिए W3C का उद्देश्य मिस गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे गए इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने कब जारी किया था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको किस कंपनी ने और कब जारी किया था। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट 1995, ऑप्शन बी है नेटस्केप 1994, गूगल 1998 एंड एप्पल 2001। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट 1995। क्वेश्चन में पूछा गया था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको किस कंपनी ने और कब जारी किया था। तो 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया। जो www है उसके लिए पहला हाइपरलिंक किसने बनाया। ऑप्शन ए 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा, ऑप्शन बी 1970 में बिंट सर्फ द्वारा, ऑप्शन सी है 1991 में मार्क एडिसन द्वारा एंड ऑप्शन डी है 1983 में रॉबर्ट काहन द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा। जो www का पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना। जो नेटस्केप नेविगेटर है ये किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना। 1990 का दशक, 1980 का दशक, 2000 का दशक या 2010 का दशक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में जो नेटस्केप नेविगेटर था ये लोकप्रिय ब्राउजर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य उपयोग कब शुरू हुआ। जो इंटरनेट पर डार्क वेब है आखिर उसका मुख्य उपयोग कब शुरू हुआ। 2000 के बाद, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में या 2010 के बाद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2000 के बाद। पूछा गया था इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप से कब उपयोग किया गया है। तो सन 2000 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है IPv6 और IPv4 को की तुलना में क्यों विकसित किया गया। जो IPv6 है इसको IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है बढ़ते डिवाइस को सीमित IPv4 एड्रेस स्पेस के कारण, डेटा सुरक्षा बढ़ाने के कारण, केवल मिलिट्री उपयोग के लिए या तेज डेटा ट्रांसफर के लिए। जो IPv6 होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एंड IPv4 का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ते डिवाइस और सीमित IPv4 एड्रेस स्पेस के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, बढ़ते डिवाइस और सीमित IP एड्रेस स्पेस के कारण इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है यूनिवैक 1 का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया गया। जो यूनिवैक 1 है आखिर इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया गया। सैन्य में, वाणिज्य, वैज्ञानिक या शिक्षा। तो यूनिवैक फर्स्ट का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया। तो यूनिवैक फर्स्ट का उपयोग किया गया वाणिज्य प्रोसेसिंग, वाणिज्य डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है एनालिटिकल इंजन में कौन सी प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था। जो एनालिटिक इंजन था उसमें कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था। लूपिंग का, कंडीशनल लॉजिक, स्टोरेज, ये सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। जो एनालिटिकल इंजन था इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था। तो लूपिंग भी जोड़ा गया था, कंडीशनल लॉजिक भी और स्टोरेज ये सभी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रूप में किसे जाना जाता है। जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रूप में किसे जाना जाता है।
चार्ल्स बेबेज को, एडा लवलेस को, एलन ट्यूरिंग को या जॉन न्यूमैन को? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। पूछा गया था जो पहले प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है, तो पहले प्रोग्रामर के रूप में एडा लवलेस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा किस उद्देश्य से विकसित की गई थी? जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है आखिर उसको किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है बिजनेस एप्लीकेशन, वैज्ञानिक और गणितिक गणना, वेब एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक और गणितीय गणना। जो फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक और गणितीय गणनाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया ट्रांजिस्टर के आविष्कार से कौन सी पीढ़ी, मतलब जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ किस पीढ़ी से शुरू हुआ? पहली से, दूसरी से, तीसरी से या चौथी से? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था दूसरी पीढ़ी में। यदि आपसे पूछे कि पहली पीढ़ी में किस चीज का उपयोग किया गया, किस तकनीक का उपयोग किया गया, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब जिसको निर्वात नलिकाएं कहा जाता है, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग किया गया। तो पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया एनएक को प्रोग्राम करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? जो एनएक है उसको प्रोग्राम करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का, स्विच का, वैक्यूम ट्यूब का या टेलीफोन केबल का? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विच का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, स्विच का प्रयोग किया गया था। आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप लोग से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तो तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट मिस आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आईबीएम ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी किस वर्ष लॉन्च किया? जो आईबीएम है उसने अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इसको किस वर्ष लॉन्च किया है? 1975 में, 1981, 1985 या 1990? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1981। आईबीएम ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया एल्गोरिथम शब्द किसके नाम पर रखा गया था? जो एल्गोरिथम शब्द है ये किसके नाम पर रखा गया था? चार्ल्स बेबेज, गॉडफ्रे हार्डी, मोहम्मद अल ख्वाजमी या जॉर्ज बूल? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अल ख्वाजमी। जो एल्गोरिथम है ये किसके नाम से रखा गया? तो मोहम्मद अल ख्वाजमी के नाम से इसका नाम रखा गया एल्गोरिथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? भी जो एलन ट्यूरिंग है इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया, किस यंत्र का आविष्कार किया जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूरिंग मशीन का। जो एलन ट्यूरिंग ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉलरेथ, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरेथ, चार्ल्स बेबेज, ग्रेस हॉफर या आपका जॉन नेपियर? तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हॉलरेथ। ऑप्शन ए सही होगा आपका, हरमन हॉलरेथ द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यापारिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? एल्टेयर 8800, एप्पल फर्स्ट, आईबीएम पीसी या एचपी 85? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टेयर 8800। माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? तो एल्टेयर
1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है ग्रेस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की। जो ग्रास हॉपर है इन्होंने कौन सी क्रांति लाने में मदद की। कंपाइलर का आविष्कार, इंटरनेट का विकास, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एंड ट्रांजिस्टर का आविष्कार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर का आविष्कार। जो ग्रास हॉपर है किसमें क्रांति लाने में मदद की, इन्होंने मदद की थी कंपाइलर के आविष्कार में, इन्होंने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग किया। जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सभी के बता दिए, आपको जिस 5 तकनीक याद करके ही जानी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका इनसे आने वाला है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आइस चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवें में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका शॉर्ट में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। तो पूछा गया था चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। यदि आपसे पूछे फर्स्ट में किसका प्रयोग किया गया, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, 5 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में एआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। जो पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर था, आखिर इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी गॉडफ्रेड लाइबनिज, ऑप्शन सी हरमन हॉलरेथ एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्लेज पास्कल। तो जो पास्कलाइन है, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था। तो पास्कलाइन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है एप्पल सेकंड कंप्यूटर को किसने विकसित किया। जो एप्पल सेकंड है उस कंप्यूटर को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है गॉर्डन मूर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के द्वारा आविष्कार किया गया था। जो एप्पल सेकंड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक द्वारा एप्पल सेकंड का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है जो मूर का नियम किससे संबंधित है। पूछा गया है मूर का नियम किससे संबंधित है। कंप्यूटर स्पीड से, ट्रांजिस्टर की संख्या से, सॉफ्टवेयर विकास से या डेटा स्टोरेज क्षमता से। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर की संख्या से। मूर का नियम किससे संबंधित है, तो ट्रांजिस्टर की संख्या से मूर का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मुख्यतः किसमें किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो वैक्यूम ट्यूब का मुख्यतः उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कंप्यूटर बग शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया। जो कंप्यूटर बग है, आखिर उस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। ग्रेस हॉपर, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेस हॉपर। जो कंप्यूटर बग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ग्रेस हॉपर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया। जो लाइनेक्स कर्नेल है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया। रिचर्ड स्टॉलमैन, लाइनस टोरवाल्ड, डेनिस रिची या केन थॉम्पसन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनस टोरवाल्ड। पूछा गया था लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया था, तो लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो मेल मर्ज का उपयोग है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है बड़े दस्तावेजों को विभाजित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए, दस्तावेज को एन्क्रिप्ट करने के लिए या फॉन्ट बदलने के लिए। पूछा गया था जो मेल मर्ज का उपयोग क्या होता है, तो मेल मर्ज का उपयोग होता है व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्टाइल पैनल में मुख्य उद्देश्य क्या होता है लिब्रे ऑफिस में,
ऑप्शन ए है टेक्स्ट को बोल्ड करना, ऑप्शन बी है दस्तावेज को एक समान रूप से देना एंड स्पेलिंग चेक करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है पेज नंबर जोड़ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज को एक समान स्वरूप देना। ये स्टाइल पैनल का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है ट्रैक चेंज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। ऑप्शन ए दस्तावेज की फॉर्मेटिंग के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज में बदलाव को ट्रैक और स्वीकृत अस्वीकृत करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, या टैब जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज के बदलाव और ट्रैक को अस्वीकृत और स्वीकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हेडिंग 1 है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए, या केवल लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए हेडिंग 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेन्यू के अंदर फील्ड में जाएंगे, फील्ड के अंदर डेटा क्या करता है, तारीख जोड़ता है और दस्तावेज की स्वतः अपडेट होती है, फाइल का नाम बदलता है, पेज नंबर जोड़ता है, या लाइन ब्रेक जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तारीख जोड़ता है जो दस्तावेज के स्वतः ही अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्टकट की कराई हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, फाइंड करने की शॉर्टकट की Ctrl+F, राइट लाइन की Ctrl+R, एंड गो टू की शॉर्टकट की Ctrl+G, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कैसे जांच जाती है। जो वर्ड काउंट होता है आखिर इसका उपयोग क्या होता है। जैसे कि इसका काम होता है कि आपने टोटल कितने वर्ड लिखे हैं तो इससे वर्ड काउंट से जांच जाता है। तो आपका ये ऑप्शन किस मेन्यू में मिलेगा, टूल्स मेन्यू में मिलेगा, एडिट मेन्यू में मिलेगा, व्यू मेन्यू में मिलेगा, या इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका टूल्स मेन्यू में मिलेगा। पूछा गया था वर्ड काउंट कैसे जांच जाती है, तो टूल्स मेन्यू के अंदर इसको आप जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो टेम्पलेट होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट का बैकअप लेना, पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नया दस्तावेज बनाना, फाइल को पीडीएफ में बदलना, या लाइन नंबर जोड़ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नया दस्तावेज बनाना। मीन्स जैसे ये टेम्पलेट करने की शॉर्टकट की पूछ जाती है कि टेम्पलेट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो टेम्पलेट को लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N की मदद से आप टेम्पलेट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है फॉर्मेट पहले से बने हुए होते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में रैप टेक्स्ट का उपयोग क्या होता है। जो रैप टेक्स्ट होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है छवियों को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। जो ड्रॉप कैप होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, मिस फॉर्मेटिंग टेबल के लिए, किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए, केवल पेज मार्जिन बदलने के लिए, या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जो ड्रॉप कैप होता है उसका उपयोग ये होता है किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में जो जैसे आज तक का न्यूज़पेपर आता है तो उसमें आ सबसे बड़ा लिखा होता है और उसमें छोटी छोटी लाइन में लिखी होती है। ये किसके माध्यम से होता है, इसे ड्रॉप कैप काम होता है कि पहले अक्षर को कैपिटल बनाना। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में
सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आखिर उसमें सेल रेफरेंस का क्या मतलब होता है? सेल का डेटा कॉपी करना, किसी अन्य सेल की डेटा को कॉपी करना, डेटा को मर्ज करना एंड ग्राफ बनाना। जो सेल रेफरेंस का कार्य होता है, इसका कार्य होता है किसी अन्य सेल की डेटा को उपयोग करना। सेल रेफरेंस का कार्य होता है किसी अन्य सेल की डेटा को उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा गया है ऑटो फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ऑटो फिल्टर होता है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन बी सभी सेल्स को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी ग्राफ बनाने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए ऑटो फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पाइवोट टेबल होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डाटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए, केवल कॉलम जोड़ने के लिए, डुप्लीकेट सेल्स हटाने के लिए या प्रिंटिंग करने के लिए। जो पाइवोट टेबल है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पाइवोट टेबल का उपयोग किया जाता है डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया है सम फंक्शन का उपयोग क्या करता है? जो सम फंक्शन होता है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ऑप्शन बी चयनित सेल की कुल राशि जोड़ता है, ऑप्शन सी सेल डिलीट करता है या ऑप्शन नंबर डी है डेटा फिल्टर करता है। जो सम फंक्शन होता है, आखिर उसका क्या कार्य होता है? तो सम फंक्शन होता है ये चयनित सेल्स की राशि को जोड़ता है। जो चयनित सेल होंगे उसमें जो भी नंबर्स होंगे उन सभी के योग निकाल के दे देगा। और पूछा गया था ऑप्शन ए में संख्याओं को औसत निकालता है। तो संख्याओं को औसत निकालने के लिए एवरेज लगाना पड़ता है, ABERAGE। जो औसत निकालने के लिए एवरेज की आवश्यकता पड़ती है एंड संख्याओं की कुल राशि जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है किसी सेल्स का डेटा स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए, ऑप्शन बी पेज ब्रेक करने के लिए, ऑप्शन डी है डेटा मर्ज करने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है सेल्स की गिनती करने के लिए। पूछा गया था जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो उसका उपयोग होता है किसी सेल्स का स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए। मीन्स उसका जो स्वरूप है उसको डेटा के आधार पर बदलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं टिल्ड। कंट्रोल प्लस टिल्ड चिन्ह का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? इस चिन्ह का मीन्स प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है फॉर्मूला दिखाने के लिए, ऑप्शन बी सभी सेल्स को क्लियर करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर सी है डेटा को मर्ज करने के लिए एंड ऑप्शन डी है डेट शॉर्टकट हटाने के लिए। जो टिल्ड चिन्ह होता है कंट्रोल के साथ जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने जो भी फॉर्मूला लगाया होगा वो फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, आखिर उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? ऑप्शन ए है $A$1, ऑप्शन बी A1, ऑप्शन नंबर सी है $A1 एंड ऑप्शन नंबर डी है $A1। तो पूछा गया था जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो किससे प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसमें रो और कॉलम दोनों में डॉलर लगे होते हैं। रो हो गई आपकी पहली और कॉलम भी आपका पहला है। रो को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो को 1 2 3 से प्रदर्शित करते हैं एंड कॉलम को रो को 1 2 3 एंड कॉलम को ABCD से। जो खड़े हुए होते हैं, जो खड़े हुए क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं और लेटे हुए क्या कहलाती हैं? लेटे हुए रो कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए सतर्क लॉजिक ऑपरेशन करना, ऑप्शन बी केवल ग्राफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी सेल मर्ज करने के लिए एंड ऑप्शन डी है डेटा फिल्टर करने के लिए। जो इफ फंक्शन होता है
उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी आप कंडीशन लगा देंगे, मीन्स इफ मतलब होता है यदि, यदि मतलब आप जो भी आपकी शर्त के अनुसार वो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सशर्त लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए होता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है स्लाइड बदलने पर प्रभाव दिखाने के लिए, ऑप्शन बी है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन सी है स्लाइड डिलीट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है बैकग्राउंड बदलने के लिए। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो उसका उपयोग होता है स्लाइड बदलने पर प्रभाव दिखाने के लिए। जैसे से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आती है, तो उसमें कुछ इफेक्ट लगा, मतलब प्रभाव लगाओ, मिस ट्रांजिशन लगाओ, मिस जैसे कुछ डायमंड कलर में या अप डाउन कलर में, मिस अप डाउन स्लाइड हो, जैसी नेक्स्ट स्लाइड आए तो उसमें कुछ अलग से ट्रांजिशन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का उपयोग क्या होता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है, आखिर उसका उपयोग क्या होता है? ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड बदलने के लिए, ऑप्शन सी बैकग्राउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन डी है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। जो कस्टम एनिमेशन होता है, उसका उपयोग होता है ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगाने के लिए। यदि आपको स्लाइड में लगाना है एनिमेशन, तो आपको ट्रांजिशन का प्रयोग करना होगा, और यदि आप जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है या कोई पिक्चर लगी हुई है उस पर एनिमेशन लगाना है, तो आपको कस्टम एनिमेशन से आप वो एनिमेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड मिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? जो स्लाइड मास्टर है, आखिर उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन ए सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट लागू करना, ऑप्शन बी स्लाइड को डिलीट करना, ऑप्शन सी है टेक्स्ट को बोल्ड करना, एंड ऑप्शन डी है स्लाइड का नाम बदलना। पूछा गया था जो स्लाइड मास्टर है, आखिर उसका क्या उपयोग है? तो उसका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट लागू करना। मिस जो मास्टर हो गया, मास्टर स्लाइड मतलब सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? जो हैंड आउट व्यू है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? प्रिंट लेआउट देखने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए, या स्लाइड एनिमेशन के लिए। जो होता है हैंड आउट व्यू होता है, उसका उपयोग होता है प्रिंट लेआउट देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू होता है, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रिंट लेआउट देखने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 का प्रयोग क्या होता है? जो F5 होता है, आखिर उसका उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड शो करता है, जो स्लाइड शो करता है, ऑप्शन बी है नई स्लाइड जोड़ता है, एंड ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड डिलीट करता है, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन, इनमें से कोई नहीं। जो F5 होता है, F5 का क्या कार्य होता है? तो F5 का कार्य होता है कि स्लाइड शो शुरू करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो F5 का उपयोग किसके लिए होता है? तो F5 का उपयोग होता है कि स्लाइड शो शुरू करता है। जैसे कि आपने इंप्रेस में काफी सारी स्लाइड बना ली हैं और आप उनको रन कराना चाहते हैं, मीन शो कराना चाहते हैं, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तब आपको F5 शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 64 में पूछा गया है, यहाँ पर आपके कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ऑप्शन 64 में पूछा गया है, कंप्यूटर में BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। जो BIOS है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बायोस एक फर्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। मैं जो आपने देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सभी में माउस और कीबोर्ड में तुरंत लाइट आ जाती है। तो इसका काम होता है कि उसको चेक करना, माउस और कीबोर्ड में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सिस्टम को चेक करना होता है कि वो सभी काम कर रहे हैं नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है BIOS का फुल फॉर्म हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? एक फर्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, रैम एक रैम का डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। जो रैम होता है, क्या उसका डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए है मिस
जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, इसका आंसर होगा फाल्स। जो डेटा है ये स्थायी रूप से ना स्थायी करके ये अस्थायी रूप से स्टोर करती है। मीन जैसे ही आपने कुछ डेटा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आप राइटर में जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, आपने राइटर में एक एप्लीकेशन लिखी और आपने उसको सेव नहीं किया, तो वो क्या है, वो अस्थायी रूप से सेव है। तो वो किस में सेव हो रही है, वो रैम में सेव हो रही है। यदि स्थायी रूप से सेव कर देते हैं तो वो डेटा लीड नहीं होता है। जैसे आपने उसको सेव कर दिया तब आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तो फिर भी वो डेटा नहीं हटता है। यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो हट जाएगा। जो डेटा आप सेव नहीं करते हैं वो क्या होता है, वो सारा डेटा पहले रैम में ही जाता है। तो पूछा गया था जो रैम है वो डेटा का स्थायी रूप संग्रहित करता है, तो आंसर होगा इसका फाल्स। जो रैम होता है वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो रैम क्या है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना की जा सकती है, मीन्स कंप्यूटर का उपयोग करके केवल गणना की जा सकती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, सिमुलेशन और संचार के लिए भी किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर से गणना करें, कंप्यूटर से और भी सारे काम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। जो HTTP होता है, क्या यह सुरक्षित प्रोटोकॉल है? जो HTTP है यह सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। तो सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा होता है? सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब होता है इसमें सिक्योर, जी वाला जिसमें एस लगा हुआ है वो सिक्योर होता है, और जिसमें एस नहीं लगा होता है वो असिक्योर होता है, मीन्स वो सिक्योर नहीं होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाना, आंसर होगा इसका फॉल्स। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाए जाते हैं। जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। जो कैश मेमोरी होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है, तो उसका उपयोग होता है कि प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाए। जो कैश मेमोरी होती है उसका उपयोग प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कंप्यूटर की पीढ़ी मीन्स कंप्यूटर की जनरेशन केवल हार्डवेयर में सुधार से संबंधित है। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और इसमें कहा गया है केवल हार्डवेयर के सुधार में संबंधित थी, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है टीसीपी आईपी इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है टीसीपी आईपी का, तो आंसर होगा इसका ट्रू। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर हो गया, ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आपसे इनपुट पूछे तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है सुपर कंप्यूटर केवल एक प्रोसेसर होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक प्रोसेसर होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। जरूरी नहीं कि एक प्रोसेसर, तो नॉर्मल कंप्यूटर में होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल है आखिर उसका उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका सही। जो फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है लाइनेक्स एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो लाइनेक्स है यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग केवल कंप्यूटर में किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर उसका उपयोग मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में और सभी उपकरणों में भी किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग अन्य सभी उपकरणों में किया जाता है, जैसे मोबाइल हो गया आपका और भी ऑटोमोबाइल हो गया, इन सभी उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग आपका कंप्यूटर में ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जो क्या होता है, वायरस होता है, जरूरी नहीं कि वो इंटरनेट से फैले, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो कंप्यूटर वायरस होता है ये क्या होता है, ये यूएसबी, ईमेल, अन्य सभी माध्यमों से फैल सकता है। तो पूछा गया था जो कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट की मदद से फैलता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी से अधिक तेज और कुशल है। जो एचडीडी है वो एसडीडी से अधिक तेज और कुशल है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो एसडीडी है हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी से अधिक तेज एंड कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक्स था, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनईएक्स था, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है आस्काई कोड ASCII कोड 16 बिट सिस्टम का उपयोग करता है। जो आस्काई कोड होता है वो 16 बिट सिस्टम का उपयोग करता है, तो आंसर है उसका फॉल्स। जो आस्काई कोड होता है वो 7 बिट या 8 बिट सिस्टम का उपयोग करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। जो आस्काई कोड होता है वो 7 या 8 बिट का सिस्टम का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, तो पाइथन क्या है, पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है एसएमटीपी ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एसएमटीपी होता है आखिर उसका उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो एसएमटीपी होता है इसका प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, तो एसएमटीपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए, जबकि आईएमएपी और पीओपी ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था एसएमटीपी ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्राप्त करने के लिए नहीं, कि ट्रांसफर मीन्स भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो आईमैप एंड पीओपी है इनका प्रयोग किया जाता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है रोम में डेटा संग्रहित को बदला नहीं जा सकता, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो रोम में डेटा एक बार सेव हो जाता है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। जो जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसमें जैसे आपने उसमें टाइमिंग लगा दिया और आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं, और जैसी लाइट चली जाती है तो क्या आपकी, जैसे आपने 10 मिनट का उसमें टाइम लगाया है और आपके 5 मिनट चल जाते हैं, और 5 मिनट बाद जैसी लाइट आती है तो जरूरी वो क्या होगा, वो शुरू से स्टार्ट ना करके वो क्या होगा, वो 5 मिनट के बाद ही आगे वो जो प्रोसेस करेगा उसके 5 मिनट के आगे ही करेगा। वो जो 5 मिनट उसने काम कर दिया है पहले वो काम नहीं करेगा, जो क्योंकि उसमें उसके रोम में एक बार डेटा सेव हो चुका है, तो उसी प्रकार से वो प्रक्रिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है हार्ड डिस्क ड्राइव की रोटेशन स्पीड डेटा एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी घूमने की स्पीड क्या है, रोटेशन करने की स्पीड क्या है, जो एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है, तो आंसर हो उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस जेड है उसका उपयोग डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो आंसर उसका फॉल्स। जो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है उसका उपयोग होता है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग डेटा को अंडो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों में जो बॉक्स लगा दिए हैं, मिस रेक्टेंगल लगा दिए हैं, यदि मैं चाहता हूँ उनको वापसी करना, इससे क्या हो रहा है, डेटा पुनः प्राप्त नहीं होकर इससे डेटा हट रहा है, जो मैंने लिखा है वो हट रहा है। जो पुनः डेटा कौन प्राप्त करता है, तो पुनः डेटा प्राप्त करता है कंट्रोल प्लस वाई, CTRL कंट्रोल प्लस वाई। यदि आप पूछे पुनः डेटा प्राप्त कौन करता है, कंट्रोल प्लस वाई, और डेटा को पीछे कौन ले जाता है, बैक कौन ले जाता है, तो कंट्रोल प्लस जेड। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड बटन प्रेस करूंगा धीरे धीरे सब कुछ हटता जाएगा, और मुझे यही चीज चाहिए तो मुझे कंट्रोल प्लस वाई से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा आपका
फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा गया है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर के बिना बेकार होते हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जब सॉफ्टवेयर में काम ही नहीं करेंगे तो वो हार्डवेयर बेकार है एक प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा गया है डीएनएस का उपयोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपसे डीएनएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम एंड आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डीएनएस का उपयोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा गया है मल्टीमीडिया फाइलों में केवल डेटा टेक्स्ट डेटा का हो सकता है। जो मल्टीमीडिया फाइल होती हैं उसमें केवल टेक्स्ट डेटा हो सकता है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि मल्टीमीडिया फाइलों में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो ये सभी डेटा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया एक बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है, मेमोरी इकाई होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो बिट होता है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। BIT बिट होती है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। उससे बड़ी क्या होती है? उससे बड़ी बाइट होती है, बाइट से बड़ी किलोबाइट होती है, किलोबाइट से बड़ी MB होती है। सबसे छोटी BIT बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में पूछा गया है कंपाइलर एक एक करके कोड को अनुवाद करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? कंपाइलर एक प्रकार ट्रांसलेटर होता है। ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है। तो पूछ कहा गया है इसमें एक एक करके अनुवाद करता है। तो नहीं, एक एक करके नहीं, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही पढ़ता है। कंपाइलर पूरा कोड एक बार में अनुवाद करता है। और इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर का कार्य होता है उसका काम होता है कि एक एक करके कोड को अनुवाद करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों है। कंपाइलर का काम होता है एक बार में पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करे, मीन्स उसको पढ़े, तब उसकी में एरर देता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन आपको एरर आपको छाट के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पूछा गया है सॉफ्टवेयर की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। सॉफ्टवेयर की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, तो आप क्या उसको छू सकते हैं? आप उसको छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं कि ये MS वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसको छू नहीं सकते हैं। तो इसकी मतलब कोई भौतिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा गया है रजिस्टर मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं ये मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे होते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो रजिस्टर होते हैं ये मुख्य मेमोरी की तुलना में क्या होते हैं? ये तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये 93 दो बार हो गया है। लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये बड़े क्षेत्रों के भौगोलिक को कवर करता है। तो लैन का काम होता है ये छोटे क्षेत्रों को कवर करता है। लैन का क्या कार्य होता है? लैन का कार्य होता है कि केवल छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। बड़े क्षेत्र को कवर करना करके छोटे क्षेत्रों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो 12 मॉनिटर होता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ट्रू। जो मॉनिटर होते हैं ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी मुख्य मेमोरी का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में पूछा गया है JPEG एक वीडियो फॉर्मेट है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो JPEG क्या है? ये एक इमेज फॉर्मेट है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसमें आंसर को क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में पूछा गया है कैप्चर का उपयोग वोट्स को रोकने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो कैप्चर का प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है वोट्स को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है SQL का उपयोग डेटा हटाने के लिए किया जाता है। तो SQL का उपयोग डेटा को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज
एसक्यूएल का उपयोग डेटा जोड़ने, हटाने, संशोधित करने, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विंडो 10 का पहला संस्करण कब जारी किया गया था। जो विंडो 10 है, आखिर इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो विंडो 10 का पहला संस्करण सर 2015 में जारी किया गया था। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।